असलम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हवेली में उसके साथ दाखिल होते पीछे को जुर्री आई थी। सुनसान दिखने वाली हवेली शाम के वक्त आज बेइंतहा खौफनाक लग लड़ी थी। ऐसे में जजदान उसका हाथ गिफ्ट में लिए बेसमेंट में दाखिल होता उसी जगह ले आया था। किचन में हुई बातचीत के बाद अब तक वो दोनों खामोश थे। वो जानती थी अगर उसने कहा था कि वो जवाब देगा तो यकीनन उसे जवाब देने वाला था। कुछ सच के बाद भी वो जानती थी अब तक कई राजों पर पर्दे थे जो वक्त के साथ ही खुलते। उसको चेंज करने का इशारा करता जजदान जेब से फोन निकालकर बाहर निकल गया था। पीछे की नजरों ने आंखों से ओझल होने तक उसकी पीठ को घूरा था। आहर होश में आती वो चेंज के रूम में घुस गई थी। क्या हुआ, जिंदा है अजय? अपने कैबिन में दाखिल होते ऊहान की नजर जमीन पर जख्मी हालत में पड़े पीछे के भाई पर गई थी, जो बामुश्किल रह रह के सांस लेता काबिल रहम लग रहा था। पास ही पुलिस की वर्दी में पेशानी से पसीना साफ करते ऑफिसर ने सवाल किया था, जो यकीनन उसे मार मार कर थक गया था। दवाई करो और कल के लिए त्याग करो उसे। मेरा भी हिसाब अभी बाकी है। गन और कार की चाबियां सामने टेबल पर रखते वो सफाकियत से बोलकर फोन पर नंबर डायल करता हुआ कुर्सी समेत रूह दीवार की जानिब मोड़ गया था। अफसर ने झुककर उस बेजान होते वजूद को कॉलर से पकड़ते एक नजर उसकी पूछ पर डाली थी, जो पेशानी मसलता हुआ बामुश्किल लफ्ज अदा कर रहा था। चेंज करके बाहर आते ही उसकी नजर पुशअप करते हुए जजान पर गई थी। उसकी शर्ट और कोट पास ही पड़ा हुआ था। जमीन पर एक हाथ पर पुशअप करते और दूसरे हाथ अपने पूछ पर रखे हुए था। गहरा सांस खारिज करती वो जजान के करीब ही जाकर बैठ गई थी। दोनों टांगे फोल्ड करके उस पर थोड़ी रखे गौर से जजान की जानब पुरसोच नजर से देखती, किसी को बुरी तरह से तंग करने के दर पर थी। अगर अब तुम्हारी आंखें मुझ पर से न हटी तो ये सलामत नहीं रहेंगी। पीछे अपने काम में मसरूफ भी उसकी नजरों का इत्कास उस पर अच्छी तरह महसूस कर सकता था। उसकी कई बात पर प्रीचर ने अचानक ही अपनी आंखें फेरी थी। मुझे जवाब दो पहले, अपनी टोन में लौटती वो वापस उसकी जन्म रूह मोड़ गई थी। जवाब चाहिए तो पहले जरा मेरे आओ करीब, सादगी भरे अंदाज में बोलता। वह यकीनन उसका सुकून गायब करने वाला था। क्यों, वहीं से बताओ। हाथ पर आया पसीना दूसरे हाथ से साफ करती वो लहजा नॉर्मल रखे हुए थी, जबकि असल में अंदर दिल किसी सूखे पत्ते की मांद कपकपा रहा था। मुझे रात मत किया करो। जमीन पर पुश के बल लेट कर उसके एक झटके से सीने पर गिरा चुका था। उसके अमल पर घबराकर वह दूर होने की कोशिश करती बार बार नाकाम हुई थी। क्या मसला है तुम्हें खरूस? वो मुंह बनाकर बोलती। अब अपने चलते हाथ रोक चुकी थी, जबकि कोहनी के बाल वो अब भी कोशिश कर रही थी, जिसको जजा ने अपना एक बाजू उस पर से गुजारकर नाकाम बनाया हुआ था। तुम? कान के नजदीक हल्की सी सरगोशी ने उसके ढेर से उसान हता किए थे। हर जगह बहादी के झंडे गाड़ने रहने वाली लड़की को भी कोई यूं इन लम्हात में कैद कर सकता था? थोड़े बहुत हैंडसम हो, तुमसे क्या कोई भी नहीं पट्टी? सीने पर कोहनी जानबूझकर टिकाए आंखें चपक चपक कर पूछती। वो मासूमियत का हर रिकॉर्ड तोड़ने के दर पर थी। उसके इस बेजा सवाल पर आईब्रो ऊपर उठाते शहजाद ने करवट बदली थी। अब सूरत यूं थी कि वो नीचे और उसका बारी वजूद पीछे के ऊपर था। अगले ही लम्हे वो अपने साथ भी उसे खड़ा कर चुका था। ये गन पकड़ो। पेन के पीछे राशि गन निकाल कर उसकी जानब बढ़ाता वो एक लाइट ऑफ कर रहा था, जबकि गन अभी उसके ही हाथ में थी। उसको थामने के लिए पीछे ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। मैं ये गन नहीं चलाऊंगी, उसका हाथ खुद से दूर करते हुए बोलती। वो आगे बढ़ गए थे। वापस आओ परिवीश। गन पर गिरसत करता हुआ वो अपना लहजा मकान नॉर्मल रखे हुए था। नहीं चलानी तो नहीं चलानी, अपनी मर्जी के मालिक हूँ, कंधे उचकाकर बोलती। वो किंग के गुस्से को हवा दे गई थी। एक ही कदम में फासला समेट कर उसके करीब आता उसकी कमर सर्द गिरस में जकड़ चुका था। अचानक हुई अफ्ताब पर वो घबरा कर पीछे होने लगती थी। जब अचानक उसका पांव मुड़ा था, मगर वो अभी शिजदान के हसार में थी। तुम्हारे नाच नहरे सर आंखों पर परिविश, मगर हारगिज तुम इस ट्रेन में कोई रुकावट पैदा नहीं करोगी। जबरदस्ती उसके हाथ में गन पकड़ाते वो एक साथ 3 फायर करते हुए उसके कान के करीब धीरे से बोलता हुआ पीछे हटा था। अपने हाथ में मौजूद गन वो लम्हे में यजदान की जानब रूह मोड़ गई थी। गन का रूह अपनी जानब देकर यजदान मुस्कुराकर 2 कदम उसके करीब ले आया था। मैं अब मार सकती हूँ तुम्हें, स्पार्ट लहजे में बोलती रहकर उसके करीब आते ही गन उसके दिल के मुकाम पर रख गई थी। डू इट बेबी। आग को हवा देता उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से में लिए मैस मुस्कुराया जा रहा था। मोहब्बत पर तुम्हारा एहतियार नहीं है बेबी। गन से हाथ से गन लेता वो संजीदा से अंदाज में बोलता उसे चुकने पर मजबूर कर गया था। हर बार गलतफहमी का शिकार हो जाते हो, कहीं से लगते नहीं हो कि तुम किंग हो। आ रही कई बात पीछे की बात पर किंग का कहका बिस्ताता था। कहते हैं अल्फाज सोच समझ कर अदा करने चाहिए, मगर शायद तुम सोच से मिलो दूर रहती हो। अंदाज सोच सा था, मगर वो जान गई थी कि वो उसका बात बदलना नोट कर चुका था।
हर बार ही तो वो हर लफ्ज को वो गलतफहमी करार दे देती थी। बाप मुश्किल उसके चेहरे से नजर हटाती वो चेंजिंग रूम में घुस के थी। किंग की नजरों से बचना उसके लिए नामुमकिन बनता जा रहा था। उसकी नजरें एक्सरे करती थी, जैसे हर सोच वो आराम से पढ़ सकता था। इस बात को लेकर वो किंग से चिढ़कर बात करने लगती थी। किसी की जन्म न देखने वाला उसकी हर उल्ट पटांग बात भी उसकी गौर से देख कर सुनता था। टीचे, पक्का तुमने कल के टेस्ट में फेल होना है। कहाँ थी तुम? रात में घर आते वो सीधा ऊपर कमरे में गए थे। रात के वक्त कोई भी बाहर नहीं होता था, सभी अपने अपने कमरे में घुसे होते थे। सुबह आयत की हमेशा लेट ही होती थी। सुबह के 10 बजे खड़ी उसे कल के टेस्ट के बारे में बता रही थी। शहजान की मिन्नतें कर करके वो लोग हफ्ते में कुछ कुछ दिन जाने की इजाजत ले चुके थे। रोजाना सुबह उठना न उसकी बहन से बर्दाश्त था, न उसकी बीवी से। ऐसे में आयतें मिन्नतें कर करके पीछे और अपना दिन डिसाइड करके उसको बता दिया था। हफ्ते में 3 दिन वो जाते थे। आज इन दोनों का वैसे भी ऑफ था, मगर कॉलेज के ग्रुप में आया टेस्ट वो देखकर सख्त बदमजा हुई थी। जबकि वो अब तक ना वाकिफ थी कि पीछे के पास फोन ना था, तो उसे कैसे इल्म होता कि कोई टेस्ट मिला था कि नहीं। किस टेस्ट की बात कर रही हो आयत? स्कूल से बैठ तो जाओ। कुर्सी खींच कर उसके बिठाती वो अपना उसका बिना मुंह देखे हंसी कंट्रोल करके रह गई थी। दोनों गाल फुलाई वो साफ सबको बताना चाहती थी कि वो गुस्से में है। उसका अंदाज प्रीशु को बेहद पसंद था। जजान से जुड़े रिश्ते का मान था या क्या, उसे आज से बेताशा मोहब्बत थी। उस मोहब्बत में लाड उठाना उसका फर्ज। किस टेस्ट की? वेट, क्या आपने ग्रुप में मैसेज चेक नहीं किए? उफ खुदारा, रातों पढ़ पढ़ कर मैं आती हो चुकी हूँ और एक आप हैं जिसको टेस्ट का ही नहीं पता। प्रीशे, तुम गई, अब तो जिदान इब्राहिम भी नहीं बचा सकते। दोनों हाथ जलाती वो उसके साथ नीचे आते जिदान को भी सुना रही थी। सीढ़ियां उतरते जिदान अपनी इस छोटी पटाखा की बातों पर मुस्कुराता हुआ उसके करीब आकर रुका था। तुम्हें मेरे स्टूडेंट के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आज का साथ चुमता वो अपने सीट पर बैठे पीछे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए था, जो कि वह चीज थी जो जिदान इब्राहिम के लिए नामुमकिन थी। उसके करीबी बैठी उसके जहन पर सवार होने पर तुल्ली थी। यही तो टेंशन है ब्रो, लाल कार के उन्होंने आपसे भी नहीं पढ़ना। पीछे को जुबान चुराकर बोलती वह उसे तिल्ली लगा चुकी थी। नकम्मी कहेगी, तुम मुझे नकम्मा कह रही हो जबकि मेरा उस्ताद ही 0 पर है। पूछो इसे, कुछ आता जाता नहीं है, मेरा उस्ताद बन गया। आयत को आंखें दिखाकर बोलती वो जिदान की बुराई शुरू कर चुकी थी। ये रोज का मामूल था अपने उस्ताद की बुराई करना। दादी बस पीछे की बातों पर अपना कहकर जब्त कर रही थी। सलाम दादो, अभी आयत उसे जवाब देती जब अचानक ही दादी दरवाजे से आती आवाज ने सबकी तवज्जो अपनी जानब खींची थी। अरे मेरा शेर! उठसे उठती हुई वो अपने करीब आते ऊहान को खुद में मजबूती से बीच के थी। शेर इतना डरपोक होता है क्या दादो? आयत की बात पर ऊहान ने पास खड़ी आयत के बाल बिगाकर अच्छी तरह से चुराया था, मगर फिर भी वो मुस्कुराती हुई उसके गले से जा लगी थी। डरती होगी तुम्हारी बाबी। शेर हूँ, किसी तरह नहीं डरता। उसका साथ चुमता वो आयत के साथ वाली कुर्सी पर संभाल चुका था। मेरी बापी आपसे डर ही ना जाए। भूले मात किसकी शागिर्द है वो जिससे आप भी डरते हैं। उसका साफ इशारा जिदान की जानब था, मगर शाक तो पीछे को लगा था। ऊहान की बीवी कौन थी जो जिदान की शागिर्द थी? उफ, रोजाना ही कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ, जैसे कोई इंडियन ड्रामा चल रहा हो। दिल ही दिल में सोचती वो सामने बैठे ऊहान को घूर रही थी, जो अब उसे ही देख रहा था। भाभी जी क्या हाल है? उसका अंदाज हाथ दोस्ताना था। भाई ने आपको ऊहान भाई के बारे में बताया होगा ना? पीछे पीछे की जन्म देखती आयत ऊहान का ब्राय अपनी प्लेट की जन्म हाथ पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर चुकी थी। जजान और ऊहान की वो एक जैसी लाडली थी। बस जजान संजीदा था और ऊहान उसे खासा फ्रैंक। नहीं तो चेपा मासूमियत से जब वो दादो को देखकर बोलते, यकीन अब जजान की क्लास लगने का इंतजार कर रही थी। किस लिए आए हो? पीछे के सामने से चाय का कप उठाकर पूछता। वो पीछे को यकीनन शॉक कर गया था, मगर दादो गहरा सांस भरकर रह गई थी। इस वक्त नहीं जजान। और ऊहान, तुम जशफा के पास जाओ। जजान को शादी से मना करती वो अब ऊहान को आज से बातों में मगन देगा हुक्म दे रही थी, जिस पर उसके चेहरे पर अचानक ही सख्त तासरात आए थे। यशफा का नाम सुनने पर पीछे को शदीद हैरत का झटका लगा था। ईवल सिर्फ एक है जो जजान को खत्म कर सकता है, उसकी बीवी। अपने कमरे की विंडो ग्लास के पास खड़ा एबल अपने खास आदमी की बात पर चौंका था। बीवी? शादी कब की किंग ने? उसकी आंखों में साफ हैरत देखकर वो मुस्कुराया था। छुपा कर रखी गई है, मगर मेरे आदमी हर जगह तक पहुंच जाते हैं। किंग का हर खौफ या रास ना सही, मगर उसकी कमजोरी जरूर हाथ लग चुकी है। लंबा गेम प्लान खेला गया है बेचारी के साथ। 2-3 नरम बोल बोलकर तो किंग के खिलाफ प्रभाव को उसकी जान बड़े आराम से ले सकते हैं, मगर सबसे पहले उसकी बुनियाद हिलाने होगी। यानी वीर, मैसम, शैरी, जशफा, शीला और सबसे बढ़कर वो पुलिस के बेड में छुपा उसका शेर ऊहान इब्राहिम।
ईवर उसके दी गई हर मालूमात पर मुस्कुरा दिया था। उसकी बुनियाद अब ये लोग नहीं, सिर्फ एक है, उसकी बीवी। उसकी कमजोरी की जान ले लो, बुनियाद खुद ब खुद हिल जाएगी। ना समझ इंसान, तुम्हें वाकई लगता है कि किंग की बीवी तुम्हारा या मेरा साथ देगी? उसे मार डालो, कुछ भी करके कोई दुश्मन ढूंढो उसका, तो कोई तो होगा जो उसे मारने की हद तक हसद करता होगा। ना भी करता हो तो करवाओ। ईबल की सफाकत सुनकर कुछ याद आते वो बोल पड़ा था, एक है और वो भी किंग की कैद में है, उसे निकलवा सकते हैं। तो किंग की बीवी गई। उसका मनसूबा इस कमरे की 4 दीवारों में ही कैद हो गया था। मेरा भाई कहाँ है? कमरे में दाखिल होते हुए जिजान पर जिपटी थी। कॉलर हाथों में दबोचे सुर चेहरा लिए वो बेहद टेंस थी। रिलैक्स परिवेश। उसके कॉलर पर किसी की नजर भी सामने वाले की मौत का सबब बनता था और वो उसके गिरबान तक हाथ पहुंचा चुकी थी, मगर उसका अंदाज फिर भी नरम और सादा था, जो प्रीशे को बुरी तरह खिला था। कोई परिवेश नहीं हूँ, मैं प्रीशे हूँ। मुझे बताओ क्या किया है मेरे भाई के साथ? तुम क्या किया है? आखिर क्यों जिंदगी हराम कर दी है? कितने राज है तुम सब के, मुझे पागल कर दोगे। तुम मुझे सख्त नफरत होने लगी है तुमसे। आई हेट यू। सुना तुमने? आई हेट यू। सीने पर जा बजा वार करती और वो उसकी आवाज सांस बंद होने के साथ लड़खड़ाई थी। लोग मोहब्बत में कमाल का इजहार करते हैं, मगर यहाँ क्या कमाल नफरत का इजहार किया गया था। पीछे जजान इब्राहिम, राज तक पहुंच जाओ। दी तो है इजाजत, तलाश करो हर राज, मेरा राज, मुझसे जुड़ा राज। इस कातिल की बुनियाद तक पहुंच जाओ। दी इजाजत तुम्हें, खुलकर करो नफरत, मगर आइंदा ये इजहार मत करना। झटके से उसे खुद से दूर करता जदान एक पल को वहां न रुका था। पीछे खड़ी प्रीशा अब हाथ में मौजूद जिंदान का थमाया इनहेलर देख रही थी। बंद दरवाजे पर वो हिलर खींच कर मारती वॉशरूम में घुस गई थी। अभी कुछ पल ही गुजरे थे जब दरवाजा खटखटाना शुरू हुआ था। टॉप से चेहरा पहुंचती दरवाजा खोलकर वो सामने खड़ी शायरी को देखे गई थी, जो उसे सख्त टेंस लग रहा था। मुझे तुम मासूम लगी थी पीछे। मुझे वाकई लगा था कि परिवेश शाहजहां को हर्ट नहीं कर सकती। गो एंड स्टॉप हिम, गो। पीछे शायरी के अल्फाज समझने से इनकारी थी। वो क्या कह रहा था? वो किसको रोकने का इशारा दे रहा था? अचानक ही जेन के पर्दे पर जजान का ख्याल लहराता है। क्या जजान कुछ? उसे आगे वो कुछ सोच नहीं पाई थी। तुम क्या कहना चाहते हो शायरी? खुद को बामुश्किल वो बात करने के काबिल कर पाई थी। दरवाजे के इस पार शायरी को वो दूसरी तरफ पर पीछे थी। बेसमेंट में जाओ। बगैर उसे कोई जवाब दिए वो अपनी जो प्याद कहने आया था कहकर जा चुका था। उंगलियां चिटकाती मौफ होते जेन से वो जाऊं या ना जाऊं की गर्दान पर सर थामे खड़ी थी। गहरा सांस भरकर फैसला आहर वो कर चुके थे। तुम्हारा मसला क्या है पीछे? क्यों हो तुम इतनी जज्बाती? खुद को कोसती वो बेसमेंट जाने के लिए बाहर निकल आई थी। कदमों में अजीब सा भारीपन था। बेसमेंट में अजीबी खामोशी ने माहौल पर पुरअसरार बनाया हुआ था। ऐसे में दरवाजा खुलने की आवाज से अजीब चिड़की आवाज गूंजी थी। अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करने को मुड़ी जब शेरी भी उसे यहीं आकर रुकता है। शायरी को अपने साथ एक नजर देकर गहरा सांस भरते हुए सीधा उतरने लगती है। शायरी दरवाजा बंद करता अब पीछे के पीछे पीछे हो लिया था। बेसमेंट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक वो जहां वो पहले जा चुकी थी, मगर इस बार शायरी उसे आगे लेकर आया था, जहां स्याह रंग का दरवाजा शायरी ने अपने फिंगरप्रिंट से खोलकर उसे अंदर जाने का इशारा करता पीछे हट जाता है। यकीनन वो अंदर नहीं जाने वाले था, या शायद उसे इजाजत नहीं थी। सोचते खटकती भी उसने पहला पाँव ही अंदर रखा था जब बेसाता उसके मुंह से चीख निकली थी। कमरे में दाखिल होते ओहान की नजर बालकनी में खड़ी यशफा पड़ गई थी, जो आसमान के नीचे खुले बालू समेत कुर्सी पर बैठे सामने टेबल पर लैपटॉप और कुछ नोट्स रखे मसरूफ दिखाई दे रही थी। पास ही बाप उड़ाता कॉफी का मग उसके इंतजाम में पड़ा था। हवा आज तेज थी, मौसम भी काफी खुशगवार था, मगर बादलों की वजह से तेज हवा शुरू हो चुकी थी, जिससे यशफा के बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आते उसके काम में हलल डाल रहे थे। यश उसके करीब दबे पांव आता उसके बेहद करीब होकर अजली अंदाज में उसे पुकारकर उसे देखे गया था, जिसके चेहरे पर कोई डर या हैरानगी नहीं थी। आप कब आए? कागजात समेटती सादा से अंदाज में पूछती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। कांधे से नीचे तक आते लेयर कट स्याह बाल उसके बेहद प्यारे थे। जब वाकई आ गया तो कहीं का नहीं रहने दूंगा। गन्ने से दबोच को अपने करीब करता वो उसके गंदा पर उंगली फेरता उस ताकतवर लड़की की भी सांस रोक गया था। आप मेरे पास कभी आएंगे, ऐसी गलतफहमी नहीं पाली मैंने। जबरदस्ती के रिश्तों में रिश्ता ही तो नहीं होता। नरमी से गिर से निकलती वो कमरे में आकर इन कागजात को अलमारी में रख चुकी थी। कोई रिश्ता हो या ना हो, कागजी रिश्ते की वजह से मेरा हर हक है तुम पर, जैसे तुम हक से सबको मेरे खिलाफ किए बैठी हो। बाजू गिरफ्त में लिए वो बेहद संजीदा अंदाज में बोलता यशफा का हुन हुश कर गया था। वो कागजी रिश्ता बेफिक्र रहे, उसकी औकात और जिल्लत कभी नहीं भूलूंगी। अचानक उसके लबो लहजे में तली दर्द आई थी। लम्हे में अपना बाजू उसे आजाद करवाकर वो कमरे से ही निकल आती है। हर बार आकर वो यही करता था, एक नया रोग लगाने वो हर बार स्तंभगढ़ उसके करीब आ जाता था।
न जाने क्या चाहता था उसे, उसकी औकात बताकर आहर उसे मिलता क्या था। न दादी न यजदान कभी भी उसे किसी के सामने इस रिश्ते की सच्चाई को खुलने न दिया था, मगर वो जानती थी कि यजदान हर चीज से वाकिफ था। वो खामोशी एक वक्त तक कायम थी। उसे डर था कहीं यजदान इन दोनों के बीच वो कागजी रिश्ता ही न खत्म कर देता। बेशक ओहान उसका हूं था, मगर यशफा और शीला भी उसे बहनों से बढ़कर अजीज थी। शैरी, अगर जिंदा रहना है तो दफा हो जाओ। कमरे से आती किंग की आवाज पर शैरी अचानक ही घबराकर 2 कदम पीछे हुआ था, मगर यशफा को यूं अकेला वो छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। इतनी जरूरत तो आज तक वीर और आज तक ने भी नहीं की थी। सामने ही जींस पहने वो बगैर शर्ट के जबक से अपनी पुश्त जमी कर चुका था। चेहरे पर संजीदगी और पथरीले तासरा देकर पीछे जो दरवाजे में खड़ी थी, होंठों पर जबान पेट, चेहरा मोड़कर 2 कदम पीछे हुए शैरी को देखकर उसे बाहर जाने का इशारा कर रहा था। शैरी नहीं जा रहा। हिम्मत पैदा करती वो बिल आहर बोल पड़ी थी। बामुश्किल थूक निकलते शैरी ने पीछे को वापस आने का दोबारा इशारा किया था। जब यजदान पास पड़ा बनान उठाकर पहनता उन दोनों के सामने आ रुकता है। हाथ बढ़ाकर शैरी के गिरबान से दबोच कर किंग ने उसे दीवार से एक झटके में पिंच करने को हाथ उठाया था, जो हवा में ही रुक चुका था। उसका हाथ पीछे के हाथ में कैद उसे रोक चुका था। खुद पर वार होते शैरी जो आंखें बंद किए होप में खड़ा था, कुछ लम्हे गुजर जाने पर आंखें खोलता पास खड़े प्रीशे को देखकर बामुश्किल सांस ले पाया था। अपने हाथ को देखते यजदान ने बेतासर और बेताशा सुर अंकों से पीछे की जन्म देखा था। उसकी नजरों में क्या कुछ ना था, मगर उसे हिम्मत करनी थी। वो जानती थी अगर किसी में यजदान का सामना करने की हिम्मत थी तो वो वाहिद थी। भाई है वो मेरा, हाथ नहीं लगाना, छोड़ो गिरबान शैरी का। उसका हाथ शैरी के गिरबान से हटाते वो जिस हिम्मत से बोली थी, यजदान तलक मुस्कुराती नजरों से उसकी जन्म देखता एक झटके से शैरी को उसकी तरफ फेंक कर कमरे में वापस चला गया था। वो यही करता था। पीछे उसे सबसे ज्यादा अपनी जात से नफरत है। जब वो किसी चीज से जुड़ जाता है और वो वैसे ना हो जैसे वो चाहता है तो वो खुद को अजियत देता है। वो जिस तरह नीचे आया था मैं समझ गया था तुमने कुछ ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था। तुम जिसको हर वक्त गलत समझती हो, अगर एक लम्हा उसे अच्छा जान गुजारोगी तो कई राज खुल जाएंगे। पीछे मैं जानता हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं चलता हूँ, तुम यही रुको उसके पास। ही नीड, वो कहेगा नहीं पीछे, तुम्हें समझना होगा। उसके लफ्जों में गहराई थी। जब समझकर सर हिलाती वो ऊपर जाते देख रही थी। उसे बाहर जाते वो सामने से आते टाइगर को देखकर दूर निकलती दीवार से जा लगती है। इज्जतदान के होते उसे कुछ ना कहता, मगर उस पल वो अकेली थी। उसे पल पर अपने करीब आता देखकर वो दूसरी जन्म कदम बढ़ाने लगती है। जब दुपट्टा कहीं फंस कर उसके सर से उतर कर जमीन पर गिरा था, दुपट्टा उठाने को वो झुकती तो यकीनन उस पर वार कर देता। सामने की जन्म जाती वो अब उसकी ब्राइट स्पीड देखकर आंखें बंद करती कामती टांगों से यजदान को पुकारने की हिम्मत जमा करने लगी थी। जब अचानक अपने पंप पर कुछ गिला महसूस हुआ था। जड़ से आंखें खोले वो टाइगर को नीचे जमीन पर उसके करीबी सुकून से बैठे अपने पांव चाटा देखकर घबराहट के मारे उसे दूर हुई थी। अब टाइगर ना उठा था। सदा शुक्र वो उसे पहचान चुका था। जिस कमरे में यजदान को जाते बच्चे ने देखा था, उस कमरे के सामने आकर गहरा सांस खारिज करती वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है। उस कमरे में सिर्फ एक कुर्सी के अलावा और कुछ मौजूद ना था। रोशनी सिर्फ एक बल्ब की वजह से पूरे कमरे में फैली हुई थी, जो बेहद कम थी, जिसकी वजह से कई कोने अंधेरे में डूबे हुए थे। कुर्सी पर बैठा सर पुष्प पर टकाए आंखें बंदे वो घुटने पर हाथ की मुट्ठी मारता अंदर का इश्ताक दुबा रहा था। उसे देखकर अजीब सा प्रीशे को खौफ आया था। गर्दन पर कई पसीने की बूंदें चमकी थी। इस सर्दी में पसीना सिर्फ कोई खौफ फैला सकता था, और वो खौफ बिठाना किंग का पसंदीदा खेल था। उसकी आहट पर भी किंग ने आंखें नहीं खोली थी। जब अचानक ही उसे गर्दन पर हाथों का लम्स महसूस हुआ था। घुटनों पर रखा हाथ उठाकर वो उस नरम मुलायम लम्स को उससे दूर झटक उठकर बाहर के उठकर जाने लगता है। जब अचानक ही पीछे के हाथ ने उसके हाथ थाम कर उसे बढ़ाते कदम को रोका था। आई हेट यू, दरवाजे से टेक लगाए वो उसे जुबान से अदाए हुए अल्फाज पर तैज पर नजरों से उसे देख रहा था, जो एक हाथ अब उसकी गर्दन पर रखे दूसरे हाथ की उंगलियां उसके हाथ की उंगली में फंसाए उसे अपनी नफरत का इजहार करती खौफजदा लगी थी। आई से आई हेट यू चेहरे के करीब होकर बोलती उसके समंदर जैसी आंखों में अपना अक्स देखकर उसके हसाम में कांपी थी। मैं आई हेट यू बोलूंगी और तुम खुद को अजियत दोगे, यानी मुझे अजियत दोगे। उसके हाथ से अपना हाथ निकालकर उसकी गर्दन पर नाखून गाड़ गई थी। एक खून की लकीर निकलकर गर्दन पर फैली थी। मेरे पास इस बड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, मेरी रूह का। मैं उसे नफरत चाह कर भी नहीं कर सकती। खून उंगली से साफ करती वो हाथ अब उसके गाल पर रख चुकी थी, जब अचानक ही उसे इन आंखों में और चेहरे में नमी उतरती हुई दिखी थी। मेरा खूनी रिश्ता, मेरे दोस्त, सब मजबूरियां हैं मेरे लिए। यजदान, सब मजबूरियां हैं। ये तो सुकून का एहसास है मेरे पास जो तुम हो। अब आई हेट यू बोलूंगी तो चौंकर गे तो वही छूट कर दूंगी। उसके कंधे पर जख्म देखकर वो अब अपना हाथ के लम्ब से उस दर्द को महसूस कर रही थी।
आई हेट यू बोलोगी तो ऐसे अपने रूप में सजा दूंगा कि मेरे स्वाद को महसूस भी ना कर पाओगी। अचानक ही किंग ने उसे दरवाजे से पिन किया था। चेहरे के करीब आकर तैश में बोलता, ए झटके में उसे छोड़ वो दूसरे कमरे में आ गया था। गर्दन पे होती उस मीठी सी जलन पर एक नरम मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखर गई थी। अब कर रही हो क्या? कमरे के दरवाजों के बीचों बीच खड़ी उसके सवाल का जवाब देकर उसे गहरा सुकून बख्श गई थी। काउच पर बैठा वो पास ही बैठे टाइगर को सहलाता उसके जन्म देखने से गुरेज कर रहा था। मैं सॉरी बोलूं? उसके करीब आकर घुटनों पर बैठी वो जिस मान से पूछ रही थी वो खिलकर मुस्कुराया था। तुम्हारा यहाँ आना ही मरहम है मेरा। उसे अपने जख्मों की जानब देख वो उसका सर अपने कंधे पर रखता उसे नरमी से सिलाते हुए कह रहा था। उसका अंदाज बेइंतहा मोहब्बत भरा था। तुम मुझे डांट भी सकते थे। उसके गर्दन पर जजदान के ही अंदाज से बोसा देती हुई वो अब उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा कर नासमझी से पूछ रही थी। सबसे ज्यादा डांटे को दिल तुम्हें ही चाहता है और सबसे ज्यादा मजबूरी तुम ही नहीं कर रखा है। उसका हाथ जजदान के मुकाबले में काफी छोटा था। अंगूठे से हाथ से लाता वो दूसरे बाजू में भी उसे हसान में ले आया था। ज्यादा रोमांटिक मत हो खरूस। किंग कई बार उसकी पेशानी चूम चुका था। हिफा से सुर पड़ती वो उठने लगी थी जब किंग पीछे होकर कोच पर उसे अपने साथ लिए लेट चुका था। मेरे पास आकर तुमने खुद को खुद ही मुसीबत में डाला है। उसे उठता देखकर वो वापस उसका सर सीने पर रख चुका था। मैं नहीं आई थी, तुम किडनैपर हो मेरे। उसके चेहरे पर थोड़ी टकाकर रूठेपन से वो बोली थी। इस किडनैपर को इश्क है तुमसे परिवीश। अचानक ही वो उसे खुद के नीचे करता उसके ऊपर आया था। आंखों में मौजूद लपक पर वो घबराई थी जबकि उसके चेहरे पर झुका हर नक्श चूमता उसकी सांसें कैद कर चुका था। पीछे के लिए उसके करीब में होते हुए सांस लेना नामुमकिनात में से था।